नमस्कार भाइयों बहनों, मैं प्रदीप शेखावत स्वागत करता हूं आपका इस प्रेम क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसके माध्यम से रेगुलर एक क्लास आ रही है, पर डे एक क्लास का वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं लाडलो। हमने राजस्थान के लोकगीत पढ़े थे, आज उन्हीं पे एक टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजस्थान लोकगीत है, उनके प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए और वो जो लोकगीत या संगीत है उनकी शैलियां किस प्रकार की है। शैलियां मतलब वो लोग किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के लोकगीत होते हैं। मांड शैली है तो मांड शैली में क्या होता है, दादरा शैली में क्या होता है, हवेली संगीत किसे कहते हैं, इनके बारे में हमारी आज चर्चा रहने वाली है। देखो, उससे पहले क्या पढ़ेंगे हम, उससे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान के जो लोकगीत रहने वाले उनके प्रमुख व्यक्तित्व। वो प्रमुख व्यक्तित्व जो गीत गाया करते थे उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप हो जाते हैं कभी कभार, और जब ये क्वेश्चन पुटअप होंगे तब हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी तो हम क्या लेके आए, एक सीरीज, इस सीरीज के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व की एक क्लास लेके आए ताकि आपके क्या लगे, क्वेश्चनों की हवा लगे, आप जजमेंट कर पाओ अच्छे से कि ये कहां से आया, इनका संबंध कहां से है, लोकगीत किस प्रकार के होते हैं। शैलियों में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो भाइयों बहनों, एक नाम मिलता है और नाम क्या है, गौरी देवी। कौन सी देवी लाडलो, गौरी देवी। गौरी देवी को क्या कहा जाता है, राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है लाडलो, राजस्थान की कोकिला। ठीक है भाइयों बहनों, देखो राजस्थान की कोकिला ये हुए तो भारत की कोकिला कौन होंगे, ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। तो भारत की कोकिला कौन है लाडलो, भारत की कोकिला। और भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू, ये सरोजिनी नायडू वही है जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हुए थे। ये कौन थे, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे लाडलो, तो ये थे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। देखो, राजस्थान की कोकिला गौरीबाई को कहा जाता है, सॉरी गौरी देवी को कहा जाता है, और भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, जो क्या थे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो गौरी देवी का जन्म कहां होता है, तो इनका जन्म होता है पाली में। जन्म कहां होता है भाइयों बहनों, जन्म कहां हुआ, पाली के अंदर। ठीक है भाइयों बहनों, देखो जन्म पाली के अंदर हुआ, लेकिन ये कौन से घराने की गायिका थी, तो ये जोधपुर राज घराने या राज दरबार की प्रमुख गायिका, और वो कौन थे भाइयों बहनों, तो वो थे, कौन थे, गौरी देवी। ठीक है लाडलो, देखो गौरी देवी के पति का क्या नाम था, तो गौरी देवी के पति का नाम था मोहनलाल, और ये मोहनलाल कहां के थे, ये जोधपुर के थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौरी देवी को सर्वाधिक प्रसिद्धि जो मिली वो किनके शासनकाल में मिलती है, तो वो मिलती है महाराजा उमेद सिंह। देखो भाइयों बहनों, जोधपुर के महाराजा थे, महाराजा का नाम क्या था, उमेद सिंह, और उन्हीं के काल में, उमेद सिंह के शासनकाल के अंदर गौरी देवी को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है। किनको मिलती है, गौरी देवी को। गौरी देवी को सर्वाधिक प्रसिद्धि। ठीक है भाइयों बहनों, देखो राजस्थान में सन 1954 के अंदर, कब, सन 1954 के अंदर एक संगीत सम्मेलन हुआ था, और उस संगीत सम्मेलन का नाम क्या था लाडलो, तो उसका नाम था अखिल भारतीय, कौन सा भारतीय, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन, संगीत सम्मेलन हुआ कब था लाडलो? ये होता है 1954 के अंदर। कहां होता है ये? तो ये होता है जयपुर के अंदर। कहने का मतलब जयपुर के अंदर एक संगीत सम्मेलन होता है और उस संगीत सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो वो थे गौरी देवी, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला। जन्म का होता है पाली के अंदर इनका जन्म होता है। ससुराल कहां था? जोधपुर। और जोधपुर के मोहनलाल के साथ इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। और जोधपुर दरबार के अंदर ये गायिका थे। ठीक है। महाराजा उमेद सिंह के समय इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है। वर्चस्व में कब आते हैं? ये वर्चस्व में आते हैं तो महाराजा उमेद सिंह के समय आते हैं। ठीक है। 1954 के अंदर क्या होता है? अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन होता है जो जयपुर में आयोजित होता है। और उस आयोजन के अंदर जो सम्मेलन लगा था उसमें गौरी देवी ने क्या किया? भाग लिया। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगला नाम क्या मिलता है? अगला नाम मिलता है अल्लाह जिलाबाई। कौन सी बाई? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा जाता है लाडलो? इन्हें कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला। मरु मतलब मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश रहने वाला है? मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश की जो कोकिला किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है अल्लाह जिलाबाई को। इनके गुरु का क्या नाम था मां साहब? तो इनके गुरु का नाम था उस्ताद हुसैन बख्श। हुसैन बख्श। कहने का मतलब संगीत, अल्लाह जिलाबाई को संगीत किसने सिखाया? तो वो सिखाया था उस्ताद हुसैन बख्श ने। ठीक है लाडलो, देखो अल्लाह जिलाबाई जैसी गौरी देवी जोधपुर राजघराने या जोधपुर दरबार में गायिका थी, उसी प्रकार अल्लाह जिलाबाई बीकानेर दरबार में, कौन सा दरबार? बीकानेर दरबार में गायिका। और बीकानेर दरबार की गायिका कौन हुए? तो हुए अल्लाह जिलाबाई, जिनके गुरु का नाम क्या मिलता है? उनके गुरु का नाम मिलता है उस्ताद हुसैन बख्श। इनको क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। कहां की मरु कोकिला? राजस्थान की मरु कोकिला। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अल्लाह जिलाबाई को अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनको पद्म श्री कब मिला, कौन सा श्री? पद्म श्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो यह किया गया लाडलो 1982 के अंदर। कब किया गया? 1982 के अंदर। ठीक है। देखो अल्लाह जिलाबाई ने अपनी गायन की मतलब जो गीत गाते थे उसकी प्रस्तुति कहां दी? तो उन्होंने 1987 के अंदर, वैसे तो ये बीकानेर दरबार की प्रमुख गायिका थी और उन्होंने 1987 के अंदर अल्बर्ट हॉल, कौन सा हॉल? अल्बर्ट हॉल, जो कहां है लाडलो? ये लंदन के अंदर है। कहां है? लंदन के अंदर। 1987 के अंदर जो अल्लाह जिलाबाई है उन्होंने ये प्रस्तुति दी, मतलब अपनी गायन की जो प्रस्तुति दी वो कहां दी थी? अल्बर्ट हॉल। और अल्बर्ट हॉल में कब दी गई? वो दी गई 1987 अल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर। ठीक है भाइयों बहनों, देखो इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन हो जाता है 1992 के अंदर। इनका निधन कहां होता है लाडलो? बीकानेर के निवासी थे तो निधन कहां होगा? बीकानेर में। ठीक है भाइयों बहनों, देखो पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? 1982 के अंदर मिला। 1987 के अंदर अल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर इन्होंने अपनी गायन की प्रस्तुति दी थी। 1992 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। बीकानेर राज दरबार के क्या थे? ये प्रमुख संगीतकार थे या प्रमुख गायिका थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो नाम क्या मिलता है? अल्लाह जिलाबाई, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की कोकिला कौन? वो गौरी देवी। और राजस्थान की मरु कोकिला कौन? वो अल्लाह जिलाबाई। अगर गुरु के बारे में पूछ ले तो आप बता देना। उस्ताद हुसैन बख्श क्या थे? इनके गुरु थे। देखो इनके प्रमुख लोक गीत कौन कौन से थे? कौन कौन से गीतों को ज्यादा गाना पसंद करते थे? तो दो गीत मिलते हैं। एक मिलता है केसरिया बालम। केसरिया बालम। और केसरिया बालम राजस्थान का क्या है लाडलो? तो राजस्थान का राजकीय गीत रहने वाला है केसरिया बालम। और एक गीत था इनका बाईसारा बीरा। बाईसारा बीरा
और भाई सारा बीरा जो प्रमुख गीत था वो किनका था, ज्यादा गाना पसंद कौन करते थे, तो वो करते थे अल्लाह जिल्ला बाई। और एक केसरिया बालम गीत था। केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था, तो हमने क्लास में पढ़ा था कि इसको सर्वप्रथम गाने वाले कौन थे, वो थे मांगी बाई। कौन सी बाई, मांगी बाई। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसने गाया, तो वो गाया था अल्लाह जिल्ला बाई ने। ठीक है लाडलो, देखो अगले व्यक्तित्व के धनी कौन मिलते हैं, वो मिलते हैं मांगी बाई। कौन से बाई, मांगी बाई। देखो जन्म कहां होता है इनका, कहने का मतलब निवास स्थान कहां था, कहां जन्मे ये, जन्म भूमि कौन सी हुई लाडलो, तो जन्म भूमि है इनकी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। ठीक है लाडलो, शादी कहां होती है इनकी, शादी होती है उदयपुर के अंदर। कौन सी शैली में ये गायन किया करते थे, तो ये मांड गायिका थे। कैसे गायिका, मांड गायिका। सर्वप्रथम कौन सा गीत गाया था इन्होंने, तो वो कौन सा गाया था, केसरिया बालम। आओ नि पधारो मारे देश। किस प्रकार का गीत है, गीतों में पढ़ा था कि एक वीरे गीत है। कैसा गीत है, वीरे गीत है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकीय गीत। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगला नाम क्या मिलता है हमें, वो मिलता है बन्नो बेगम। कौन से बेगम, बन्नो बेगम। देखो लाडलो, जिस प्रकार गौरी देवी जोधपुर दरबार के अंदर गायिका थी, अल्लाह जिल्ला बाई जो बीकानेर दरबार में गायिका थी, उसी प्रकार ये कहां के गायिका थे, ये थे जयपुर घराने के या जयपुर दरबार के। जयपुर दरबार के प्रमुख। ठीक है भाइयों बहनों, देखो माय डियर भाइयों बहनों, देखना आप ध्यान से देखना। बन्नो बेगम की माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम था जोहर बाई। जोहर बाई। और ये जोहर बाई भी कहां के गायिका थे प्रमुख, तो ये भी जयपुर दरबार के गायिका। कहने का मतलब ये भी जयपुर दरबार में क्या करते थे, गायन करते थे। उनकी पुत्री का नाम क्या मिलता है, बन्नो बेगम मिलता है, जो भी कहां की गायिका थे, प्रमुख संगीतकार कहां के थे, तो वो भी जयपुर दरबार के थे। ठीक है लाडलो, कहां के थे, जयपुर दरबार के। देखो बन्नो बेगम है ना, वो जयपुर का एक गुणीजन खाना था। कौन सा खाना, गुणीजन खाना। इस गुणीजन खाने को और क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी दूसरा नाम किसका मिलता है, गुणीजन खाने का। देखो गुणीजन खाना एक प्रकार का ऐसा समूह था जिसमें 22 कवि होंगे, 22 ज्योतिष होंगे और 22 संगीतज्ञ होंगे और 22 अलग अलग विषयों के, 22 अलग अलग जो विषय है उसके विशेषज्ञ होंगे। देखो गुणीजन खाने में क्या था, या गंधर्व बाईसी में क्या था कि 22 ज्योतिष होंगे, 22 ज्योतिष हुए, 22 संगीतज्ञ हुए, जो संगीत गाने वाले संगीतज्ञ, 22 कवि होंगे और 22 क्या हुए, विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ मतलब 22 अलग अलग विषय के विशेषज्ञ। ठीक है लाडलो, देखो गुणीजन खाना था, उसकी स्थापना किसने की या किसके शासनकाल में यह वर्चस्व में आता है, तो यह गुणीजन खाना देखो कौन सा खाना, गुणीजन खाना। किनके शासनकाल में यह गुणीजन खाना की स्थापना की गई, तो यह की गई थी सवाई प्रताप सिंह के समय। और यह सवाई प्रताप सिंह शासक कहां के थे लाडलो, ये शासक थे जयपुर के। जयपुर के शासक थे ये। देखो गुणीजन खाने में होगा क्या, 22 ज्योतिष होंगे, 22 क्या होंगे, कवि होंगे, 22 संगीतज्ञ होंगे जो संगीत गाया करते थे वहां पे, और 22 क्या होंगे, अलग अलग विषयों के विषय विशेषज्ञ।
ठीक है लाडलो। गुणिजन खाने का और क्या नाम मिलता है? गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी। और एक दूसरा नाम क्या मिलता है? बाईसी भरमार, बाईसी भरमार। ठीक है लाडलो। गुणिजन खाने का जो प्रमुख संगीतकार था, मतलब 22 क्या रहेंगे इसमें? संगीतज्ञ रहेंगे। और उसका प्रमुख संगीतकार कौन था? तो उसका प्रमुख संगीतकार था गुणिजन खाने का चांद खां। कौन से खां? चांद खां। और चांद खां की अध्यक्षता में ये 22 संगीतज्ञ थे। और उस 22 संगीतज्ञों के अंदर एक नाम किनका मिलता है? बन्नो बेगम का। किनका मिलता है? बन्नो बेगम का। बन्नो बेगम जयपुर दरबार में जो गुणिजन खाना था उसमें संगीतज्ञ थे। कौन? बन्नो बेगम, जिनके माताजी का नाम क्या मिलता है? जौहरबाई। और जौहरबाई भी जयपुर दरबार में क्या करते थे? गायन करते थे। जयपुर दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो जो बन्नो बेगम है ना, बन्नो बेगम ने महारानी गायत्री देवी और इंग्लैंड की महारानी, कहां की महारानी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ। कौन सी बेथ? एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और जयपुर महारानी कौन थे? मानसिंह द्वितीय की महारानी कौन थे? गायत्री देवी। उनके सामने इन्होंने क्या किया? गायन किया। ठीक है लाडलो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बन्नो बेगम ने किन किन के सामने गायन किया, तो एक तो करते हैं वो महारानी गायत्री देवी के समक्ष, और एक इन्होंने किसके समक्ष गायन किया था? वो किया था रानी एलिजाबेथ के समक्ष। ठीक है लाडलो, देखो महारानी गायत्री देवी थे ना, कौन से देवी? महारानी गायत्री देवी। ये कौन थे? ये राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थे, तो वो कौन थे? गायत्री देवी। कहां के महारानी थे ये? तो ये थे जयपुर के महारानी थे। किन के महारानी थे? मानसिंह द्वितीय की ये महारानी थे। ठीक है लाडलो, देखो कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मर्सिडीज जो कार है वो कौन लेके आए थे? तो कौन लेके आए थे? महारानी गायत्री देवी। कौन सी कार? मर्सिडीज कार। ठीक है लाडलो, मर्सिडीज कार का सर्वप्रथम जो आयात किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है गायत्री देवी के द्वारा। ठीक है लाडलो, देखो इन्हीं के नाम पे जयपुर के अंदर क्या है? महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, इन्हीं के नाम पे जो राजस्थान की क्या है? प्रथम कन्या महाविद्यालय। कौन सा महाविद्यालय? गर्ल्स कॉलेज या कन्या महाविद्यालय। ठीक है लाडलो, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन हुए थे, तो वो कौन होते हैं? गायत्री देवी होते हैं। गायत्री देवी के समक्ष जो गायन प्रस्तुत किया था वो किन्ने किया था? तो वो करने वाले कौन थे? गुणिजन खाने में जो 22 संगीतज्ञ थे उन्हीं में से एक थे, और उनका नाम क्या था? बन्नो बेगम। और उस जो 22 संगीतज्ञ थे गुणिजन खाने के अंदर, उसका प्रमुख कौन था संगीतकार? तो वो कौन मिलता है? चांद खां। ठीक है लाडलो, गुणिजन खाने का दूसरा नाम क्या? गंधर्व बाईसी या बाईसी भरमार। कहने का मतलब 22 अलग अलग विषयों के तो विशेषज्ञ होंगे, 22 ही क्या होंगे? संगीतज्ञ होंगे, 22 कवि होंगे, और 22 क्या होंगे? ज्योतिष होंगे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगला नाम किनका मिलता है? अगला मिलता है सवाई प्रताप सिंह। कौन सा नाम मिलता है? सवाई प्रताप सिंह। अगर इनका शासनकाल पूछ ले कि जयपुर के तो महाराजा थे, शासनकाल अगर इनका पूछ ले, शासनकाल क्या रहने वाला है लाडलो? 1778 से लेकर 1803। कहने का मतलब 25-26 साल तक इन्होंने शासन किया था। ये इन्हीं के शासनकाल में इनके द्वारा गंधर्व बाईसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? गंधर्व बाईसी।
और गंधर्वबासी का दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा गुणिजन खाना, गुणिजन खाना। ठीक है भाइयों बहनों, ये कविता किसके नाम से लिखते थे? तो ये ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे? ब्रज निधि के नाम से कविता किया करते थे, कविता किया करते थे। कौन? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह का नाम क्यों पढ़ना जरूरी हो जाता है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने गंधर्वबासी की स्थापना की, मतलब बाईसी भरमार के दो, छाई गुणिजन खाना के दो। ठीक है लाडलो, देखो किसके नाम से ये कविता करते थे? तो ये ब्रज निधि के नाम से कविता करते थे। कहने का मतलब ये कविता में खुद का नाम क्या बताया करते थे कि मैं सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि हूं। क्या हूं? ब्रज निधि हूं। ब्रज निधि के नाम से ये क्या करते थे? कविता किया करते थे। ठीक है लाडलो, देखो इन्हीं के शासन काल में क्या होता है? इन्हीं के शासन काल में गीत गोविंद संगीत ग्रंथ की क्या होती है? रचना होती है। क्या होती है? गीत गोविंद संगीत सार या गीत गोविंद संगीत ग्रंथ की क्या होती है? रचना होती है। और ये रचना करने वाले कौन थे लाडलो? तो कौन थे ये? ब्रजपाल। कौन से पाल? ब्रजपाल भट्ट द्वारा ये रचना की जाती है। कौन सी रचना? गीत गोविंद ग्रंथ की रचना। ठीक, किनके शासन काल में होती है? तो वो होती है सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में। कहां के शासक थे ये जयपुर घराने के शासक थे। और इनका शासनकाल क्या मिलता है? 1778 से लेकर 1803। कहने का मतलब है 25 से 26 साल इनका शासनकाल रहा था। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगला क्या मिलता है? राणा कुंभा। देखो राणा कुंभा का शासनकाल कहां से कहां तक मिलता है? 1733 से लेकर 1433 से लेकर 1468 तक। ठीक है लाडलो, देखो इन्होंने संगीत पर अनेक रचनाएं की थी। कौन कौन सी रचना की थी? एक लिखा था इन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। एक लिखा था सुर प्रबंध। कौन सा प्रबंध? सुर प्रबंध। संगीत मीमांसा और सुर प्रबंध, यह रचना किसकी मिलती है? तो यह रचना मिलती है राणा कुंभा की। कहां के शासक थे ये? तो ये मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक। और क्या कहा जाता है इनके बारे में? इनके बारे में कहा जाता है ये राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके जनक है। किसके जनक? राजस्थान की। हालांकि ये हिस्ट्री का विषय, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, लेकिन अभी बता देना चाहता हूं राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक। कहने का मतलब राजस्थान के अंदर बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण हुआ, बड़ी हवेलियों का निर्माण हुआ, स्मारक बनाए गए, मंदिर बनाए गए। उनको क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला के अंदर पढ़ा जाता है भाई, मंदिरों को, हवेलियों को, महलों को, झरोकों को। तो स्थापत्य कला के जनक कौन होते हैं? राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कौन होते हैं? महाराणा कुंभा। कौन से कुंभा? महाराणा कुंभा। शासक कहां के हैं? मेवाड़ के ये शासक। कौन कौन सी संगीत पर कौन कौन सी रचना की थी इन्होंने? तो इन्होंने एक रचना करते हैं ये संगीत मीमांसा और एक करते हैं सुर प्रबंध। ठीक है लाडलो, देखो इन्होंने एक टीका भी लिखी थी गीत गोविंद पर। क्या लिखी थी? रसिक प्रिया नामक, इन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक क्या लिखी थी? टीका भी लिखी थी। कौन सी टीका लिखी थी? रसिक प्रिया नामक टीका के रचनाकार कौन थे? महाराणा कुंभा। ठीक है लाडलो, देखो अगला नाम क्या मिलता है प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर? वो मिलता है अलादिया खां का। कौन से खां? अलादिया खां। देखो भाइयों बहनों, जन्म कहां होता है इनका? इनका जन्म होता है उणियारा के अंदर। कौन सा आरा? उणियारा। उणियारा जयपुर के अंदर है। कहां है? जयपुर के अंदर। यह इनका जन्म होता है। कब होता है जन्म? 1855 में। कब होता है? 1855 में। ठीक है भाइयों बहनों, देखो पापा का नाम क्या था? इनके पापा का नाम था अहमद खां। कौन से खां? अहमद खां। ठीक है लाडलो, देखो
अलादिया खां है ना, कहाँ के गायक थे प्रमुख? तो ये जयपुर के प्रमुख संगीतकार थे। कहां के प्रमुख संगीतकार थे? तो ये जयपुर के प्रमुख संगीतकार थे। कौन? अलादिया खां। जन्म कब होता है इनका? जन्म होता है 1855 के अंदर, उनियारा जयपुर के अंदर इनका जन्म होता है। और पिता का नाम क्या था? वो था अहमद खां। ठीक है भाइयों बहनों, देखो इस प्रमुख व्यक्तित्व के बाद में आता है भाई संगीत की शैलियां, संगीत के प्रकार किस प्रकार से, इनकी शैलियां किस प्रकार से संगीत को गाया। भाई मांड शैली है, तो मांड शैली को कैसे गाया जाता है? कौन कौन से गीत मांड शैली के अंदर आ जाते हैं? मांड शैली में होता क्या है? हवेली संगीत है, तो क्या है हवेली संगीत? देखो शैलियों के अंदर हम पढ़ेंगे पहला भाई हवेली संगीत। देखो भारत के अंदर औरंगजेब का शासनकाल था भाई, मुगल सल्तनत काल का शासनकाल था दिल्ली के अंदर। उसमें एक शासक हुआ था सल्तनत काल में, और उनका नाम क्या मिलता? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? भारत के जितने भी मंदिर है उनको तुड़वाना स्टार्ट कर दिया। अब तुड़वाना स्टार्ट कर दिया तो लोग भजन कहां करेंगे, कीर्तन कहां करेंगे? भाई भजन कीर्तन, भगवान की आराधना में भजन कीर्तन करना भी जरूरी है, वो कहां किया जाएगा? औरंगजेब के आतंक से डरते हुए जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों ने क्या ठाना कि हम तो एक जगह पे बैठ जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वहीं पे भी भजन कीर्तन कर लेते हैं। पहले खुले में बैठ के भजन कीर्तन किया करते थे। औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाना, बड़े बड़े मंदिर थे भारत में, उनको तुड़वाना स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से क्या होता है, जो हवेली संगीत है उसका जन्म होता है। कैसे होता है भाइयों बहनों? जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों ने क्या सोचा कि हम तो एक जगह पे बैठ के अंडरग्राउंड होके संगीत कर लेते हैं, और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों की यहाँ पे मान्यता है। ठीक है, तो ये धर्म तो पहले से चले आ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने क्या कर दिया, अंडरग्राउंड होकर भगवान की आराधना, भगवान के लिए भक्ति के गीत और भजन कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया। देखो हवेली संगीत का जो जन्म होता है या उद्गम होता है वो कहां से होता है? ब्रज प्रदेश से। कौन सा प्रदेश? ब्रज प्रदेश। ठीक है लाडलो, हवेली संगीत का वहां से क्या होता है? उद्भव होता है, जन्म होता है। हवेली संगीत राजस्थान के अंदर कहां कहां फेमस है, कहां कहां गाया जाता है? हवेली संगीत किस प्रकार से गाया जाता है? देखो एक गाया जाता है नाथ द्वारा के अंदर। कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जगह कहां है लाडलो? ये जगह है राजसंबंध के अंदर। ठीक है, देखो उदयपुर के अंदर भी हवेली संगीत का प्रचलन है। देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी हवेली संगीत का क्या है? प्रचलन है। एक जगह मिलती है कामा, और कामा के अंदर भी क्या है? हवेली संगीत का प्रचलन है। कामा जगह कहां है लाडलो? भरतपुर के अंदर है। ठीक है लाडलो, देखो हवेली संगीत के अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा राधा और राधा कृष्ण के भजन होंगे। भजन किनके होंगे? राधा कृष्ण के भजन होंगे। दूसरा किस प्रकार से भजन होंगे? भजन होंगे श्रृंगार रस में। कौन से रस में भजन होंगे? श्रृंगार रस में ये भजन होने वाले हैं। ठीक है, किन की भक्ति में गाए जाते हैं? तो राधा और कृष्ण की भक्ति में ये गाए जाते हैं। कौन से संप्रदाय द्वारा ज्यादातर गाया जाता है ये? तो हवेली संगीत वल्लभ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय के लोगों द्वारा। और वल्लभ संप्रदाय के लोगों द्वारा राधा और कृष्ण की प्रेम लीला को बताया जाता है, और राधा और कृष्ण की आराधना में ये भजन गाए जाते हैं। किस प्रकार से भजनों को गाएंगे? श्रृंगार रस में इस भजनों को गाएंगे। भजन कैसे रहने वाले? हवेली संगीत के अंदर ये भजन गाए जाते हैं। कहाँ उद्भव होता है लाडलो? उद्भव होता है ब्रज प्रदेश के अंदर होता है। राजस्थान में कहाँ कहाँ इन जो हवेली संगीत प्रचलित है? तो वो एक नाथ द्वारा जो राजसंबंध के अंदर है, दूसरा उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और कामा भरतपुर के अंदर क्या होता है? हवेली संगीत का प्रचलन है। ठीक है डियर भाइयों और बहनों, देखो शैलियों में अगली शैली कौन सी है? मांड शैली। कौन सी शैली? मांड शैली। अभी हमने पढ़ा था कि मांगी बाई थे वो मांड गायिका थे। कैसे गायिका थे? मांड गायिका थे। तो मांड शैली के अंदर क्या होता है भाइयों बहनों? इसमें होता है कामुकता।
भजनों को गाएंगे तो कामुकता के साथ गाएंगे, गीतों को गाएंगे तो कामुकता के साथ गाएंगे। इसके अंदर भावुकता भी होगी। क्या होगी? कामुकता के साथ साथ भावुकता होगी। और कामुकता के साथ साथ भावुकता कौन सी शैली में रहने वाली है? तो वो रहने वाली है मांड शैली के अंदर। और क्या होगा? और होगा श्रृंगार रस में गीतों को गाया जाएगा। कौन से रस में गाया जाएगा? श्रृंगार रस में इन गीतों को गाया जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, मांड गायिका प्रमुख संगीतकार कौन हुए थे? तो आप बता देना। प्रेम कला सेज में हमने पढ़ा था, प्रदीप जी मास साहब पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? मांगी बाई। कौन से बाई? मांगी बाई। और मांगी बाई क्या हुए थे? मांड गायिका के प्रमुख संगीतकार हुए थे। ठीक है भाइयों बहनों, किस प्रकार से गीतों को गाया जाता, किन के समक्ष गीतों को गाया जाता था मांड शैली के अंदर? तो ये राज दरबार के अंदर गाया जाता था। कहां गाया जाता था? राज दरबार के अंदर गाया जाता था। और इसमें क्या होता था? इसमें राजा महाराजा के गुणगान हुआ करते थे। किनके गुणगान हुआ करते थे? गुणगान हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के क्या होंगे? गुणगान होंगे। कौन सी शैली के अंदर? मांड शैली के अंदर। या राजा महाराजाओं के समक्ष राज दरबार में राजा महाराज उन्हीं की क्या करनी है? तारीफ करनी है। और उन्हीं की तारीफ में क्या गाने हैं? मांड शैली के अंदर गीत गाने हैं। प्रमुख संगीतकार हुए कौन थे? तो वो थे मांगी बाई। कौन से बाई? मांगी बाई। गीतों को किस प्रकार से गाया जाता था? गीतों को कामुकता के साथ, भावुकता के साथ और साथ में साथ श्रृंगार रस की क्या होगी? इसमें प्रधानता होगी। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगली शैली कौन सी मिलती है? अगली मिलती है तराना शैली। कौन सी शैली? तराना शैली। देखो भाइयों बहनों, हवेली संगीत में हमने पढ़ा अंडरग्राउंड होके गीतों को गाना है, राधा कृष्ण की याद में गाना है, वल्लभ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है, श्रृंगार रस में गाया जाता है। ठीक है, ब्रज प्रदेश में उसकी उत्पत्ति हो जाती है नाथ द्वारा, जो राजसमंद के अंदर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कामा भरतपुर के अंदर गाया जाएगा। मांड शैली के अंदर क्या होगा? कामुकता होगी, भावुकता होगी, साथ में साथ श्रृंगार रस का महत्व दिया जाएगा या श्रृंगार रस में गीतों को गाया जाएगा। राजा महाराजाओं के समक्ष इन गीतों को गाया जाएगा। प्रमुख संगीतकार हमने पढ़ा कि मांगी बाई हुए थे। ठीक है, देखो राजा महाराजाओं के सामने पढ़ लिया, तब थोड़ा युद्ध में भी पढ़ लेते हैं। कहां पढ़ लेते हैं? युद्ध में। जो तराना शैली है ना, तराना शैली के जो प्रमुख गायक हुए थे वो कई अपने गीतों को गाया करते थे। वो गाया करते थे युद्ध में। कहां पे? युद्ध के समय। युद्ध करेंगे कौन? युद्ध करने वाले वीर योद्धा होंगे और उनको उकसाने वाले कौन होंगे? गायक होंगे। जो कौन सी शैली में गायन करेंगे? वो करेंगे तराना शैली में युद्ध के समय। कौन से समाज के लोग गाएंगे लाडलो युद्ध के समय? ढोली और दाडी। ढोली और दाडी समाज के लोग युद्ध के समय तराना शैली में क्या गाएंगे? गीत गाएंगे। होगा क्या? अर्थपूर्ण। कौन सा पूर्ण? अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब कोई भी शब्द पूरा नहीं, कोई भी अर्थ पूरा नहीं, किसी भी अर्थ को पूरा नहीं बताना है। और सीधे सीधे, क्योंकि युद्ध भी भाई युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति में जोश कैसे भरा जाए? सैनिकों के अंदर, वीर योद्धाओं के अंदर, सेनापतियों के अंदर, महाराजाओं के अंदर जोश कैसे भरा जाए? तो वो तराना शैली में भरा जाए। कौन भरेंगे? ढोली और दाडी समाज के जो लोग हैं वो इस तराना शैली में गीत गाएंगे। कब गाएंगे? युद्ध के समय। होगा क्या इसमें? इसमें होगा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें कर्कश भाषा का प्रयोग किया जाता है। कर्कश भाषा का प्रयोग, कहने का मतलब गीत कठोर भाषा में गाए जाएंगे, जोर जोर से हका कर करके गीतों को गाया जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगली शैली कौन सी रहने वाली है? अगली रहने वाली दादरा शैली। शैली का नाम क्या है? दादरा शैली। देखो हमने कठोर शैली पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं चंचलता के साथ। चंचलता के साथ, किसके साथ? चंचलता के साथ। चंचलता के साथ गायन होगा। कौन सी शैली में चंचलता के साथ गायन होने वाला है? तो वो है ना दादरा शैली के अंदर। और क्या होगा? और होगा श्रृंगार रस में गीत गाए जाएंगे। श्रृंगार रस में गीत गाए जाते हैं। कौन सी शैली में? श्रृंगार से दादरा शैली के अंदर श्रृंगार रस की क्या होगी? प्रधानता होगी। और चंचलता के साथ या कोमलता के साथ
क्या गाएंगे, गीत गाएंगे कठोरता के साथ दादरा शैली के अंदर, और सॉरी तराना शैली के अंदर और दादरा शैली के अंदर चंचलता के साथ। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगली शैली कौन सी है, दमार शैली। कौन सी शैली, दमार शैली। देखो लाडलो, ये दमार शैली के अंदर जो गीत गाएंगे वो कब गाएंगे, वो होली के समय, होली के समय नाच गाने के साथ, नाच गाने के साथ। देखो दमार शैली का जो गीत गाए जाएंगे वो होली के समय गाए जाएंगे, नाच गाने होंगे उस समय इन शैली के अंदर गीत गाए जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कितने प्रकार से दमार शैली में होते हैं, तो दमार के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं भाइयों बहनों, एक होता है गुप्त दमार शैली, गुप्त दमार शैली, और दूसरी कौन सी होगी, प्रकाश दमार शैली, प्रकाश दमार। ठीक है भाइयों बहनों, देखो होली के समय कौन सी शैली के अंदर गीत गाए जाएंगे, तो दमार शैली में जो होली में नाच गाने होंगे उस समय दमार शैली के अंदर गीत गाए जाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं दमार शैली, 2 प्रकार की होती, एक होता है गुप्त दमार शैली, दूसरा होता है प्रकाश दमार शैली। ठीक है भाइयों बहनों, देखो हाल तो और देखनी पड़ी, कहीं देखनी पड़ी। देखो दमार शैली के अगर प्रमुख आपको पूछ ले कि संगीतकार कौन कौन थे, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य आपको बताना। एक था विलायत खां, कौन से खां, विलायत खां। एक नाम क्या मिलता, फयाज अली, कौन से अली, फयाज अली। ठीक है भाइयों बहनों, 2 नाम मिलते हैं, एक नाम मिलता है विलायत खां और एक फयाज अली, जो कौन सी शैली के प्रमुख गायक थे, तो वो दमार शैली के प्रमुख गायक थे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगली शैली कौन सी रहने वाली है, अगली रहने वाली ध्रुपद शैली। कौन सी शैली, ध्रुपद शैली। इसको और क्या कहा जाता है, इसको ध्रुपद भी कहा जाता है, ध्रुपद शैली भी कहा जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। देखो ध्रुपद शैली के अंदर गीत कब गाए जाते हैं, किस प्रकार से गाए जाते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताना। इसके अंदर तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का, ब्रज भाषा का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ध्रुपद शैली का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, तो आप बता देना वो होता है ग्वालियर के अंदर। ध्रुपद शैली को लेकर कौन आए थे सर्वप्रथम बार, तो आप ये भी बता देना, मान सिंह तोमर। कौन से तोमर, मान सिंह तोमर। जो शासक कहाँ के थे, वो ग्वालियर के शासक थे। और मान सिंह तोमर के समय क्या होता है, ध्रुपद गायन जो शैली होती है उस शैली का विकास होता है या जन्म होता है। कब होता है, तो ग्वालियर के अंदर मान सिंह तोमर के शासनकाल में होता है। ठीक है भाइयों बहनों, कौन सी भाषा में गीत गाए जाएंगे, ब्रज भाषा में इनमें गीत गाए जाएंगे। ठीक है भाइयों बहनों, देखो ध्रुपद जो गायन शैली है, कौन सी गायन शैली, अरे ध्रुपद गायन शैली। कितने खंडों में गायन होगा, 4 खंडों में गायन होगा। कितने खंडों में होगा, 4 खंडों में होगा। 4 खंड कौन कौन से रहने वाले, एक रहने वाला स्थायी ध्रुपद शैली। ठीक है भाइयों बहनों, एक रहने वाला संचारी गायन शैली। कौन सी गायन शैली, संचारी गायन शैली। एक अंतरा गायन शैली। ये कौन सी शैली के उप शैलियां हैं, तो ये है ध्रुपद गायन शैली की ही उप शैलियां हैं। देखो कितने खंडों में गायन होगा, 4 खंडों में गायन होगा भाइयों बहनों। एक होगा स्थायी, एक होगा संचारी, एक होगा अंतरा और एक होगा एबोगा। कौन सा बोगा, एबोगा। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अंतरा दिख नहीं रहा है, यह दिखा अंतरा, अंतारा। ठीक है भाइयों बहनों, ध्रुपद गायन शैली के कितने खंड है, 4 खंड है। कौन कौन से 4 खंड, तो एक के स्थायी, एक के संचारी, एक के अंतारा और एक के एबोगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ध्रुपद गायन शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो बता देना। प्रेम क्लासेज के बच्चे हैं, बता ही देंगे। क्या बताएंगे, हम बताएंगे बानिया शैली। कौन सी शैली, बानिया शैली। ठीक है भाइयों बहनों, देखो हमने लोकगीत पढ़े थे, लोकगीतों के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए और उनकी शैलियां हो गई। कौन कौन सी शैलियां हमने पढ़ ली, हवेली शैली पढ़ ली कि गुप्त में रहकर क्या करना है,
अंडरग्राउंड होकर गीतों को गाना है, राधा कृष्ण जी की आराधना में गाना है, वल्लभ संप्रदाय के लोग ज्यादातर गाते हैं। ठीक है, मांड शैली में पढ़ लिया कि कामुकता भावुकता होगी, श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, राजा महाराजाओं के गुणगान करने हैं। किनके गुणगान करने? राजा महाराजाओं के गुणगान करने। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? ध्रुपद शैली भी पढ़ी, जो मान सिंह तोमर के समय की है ही है, ग्वालियर में इनका जन्म होता है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 खंड पढ़ लिए हमने, इसके दूसरा नाम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और कौन कौन सी रह गई? देखो, दादरा भी हमने पढ़ ली और धमार भी हमने पढ़ ली। ठीक है भाइयों बहनों, अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास के अंदर लोकगीतों की एक प्रश्नोत्तरी होगी। 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। किसी ना किसी पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न भी होंगे, आने वाले भी होंगे, और पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देख लो आप अपने हिसाब से कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। कंजूसी पढ़ाई के अंदर करनी नहीं है, या क्या पता आप रुगिष्टिया खा जाओ, रुगिष्टिया आपको बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है भाइयों बहनों, धन्यवाद।